हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आज एक बहुत ही दमदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत हाई ऑन डिमांड है। स्टूडेंट्स की लगातार कॉल और मैसेजेस हमें आ रहे थे कि प्लीज कम्युनिकेशन स्किल्स की शंखनाद महामैराथन लेकर आइए, तो बिल्कुल हम हाजिर हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की आज होगी शंखनाद महामैराथन, जिस क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का कराया जाएगा, यानी 5 की 5 यूनिट्स आपको कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन से लेके कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट, बैरियर्स, उसकी बहुत सारे डेफिनेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें, सारा सिंगल कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करके चलेंगे। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है, जो कि आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम होने वाली है, लेकिन अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्रू आउट द लाइफ, जब आप किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं, भले आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं, आप प्राइवेट जॉब में जाएं, या आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल आप ट्यूटरिंग करते हैं, आप पढ़ाते हैं, टीचिंग फील्ड में है, या फिर आप किसी इंडस्ट्रीज में आप जेई बन जाते हैं, तो उन सभी पोस्ट के लिए, सभी डेजिग्नेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल अप्रोच से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, यानी आपको थ्रू आउट दी लाइफ तो काम आने ही वाला, और सेमेस्टर एग्जामिनेशन से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो इस सब्जेक्ट की सारी दुविधाएं, सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए हम आपके सामने आज बिल्कुल हाजिर हो चुके हैं। तो आप फटाफट से आज की जो क्लास है सभी स्टूडेंट्स को, अपने सभी क्लासमेट्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बिल्कुल आग लग जानी चाहिए कि आज कम्युनिकेशन की क्लास है और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हर एक डाउट आज आपका क्लियर कराया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो राइटिंग पोर्शन आता है, यानी लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, वो सारी चीजें भी आपको कराई जाएंगी, जो कि आपको हमेशा काम आने वाली है। तो फटाफट से आज की क्लास अपने सभी साथियों को, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाएं। और आज की क्लास जो इतनी इंपॉर्टेंट क्लास, इतनी इफेक्टिव क्लास मैं आपको कराने वाली हूँ कि आज की क्लास लेने के बाद अब आपको इतना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से आ जाएगा कि आज की क्लास लेने के बाद मजा तो आपको बिल्कुल आने ही वाला है। साथ ही साथ इस क्लास को लेने के बाद अब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके आएंगे। तो फटाफट से आज की जो क्लास है सभी स्टूडेंट्स को, अपने सभी साथियों को शेयर कर दे, क्योंकि बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमेशा मैं कहती हूँ, एक लाइन हमेशा मेरी रहती है कि बिहार स्टूडेंट्स के लिए हमारे दिल में एक स्पेशल कॉर्नर रहता है। तो आप सभी का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप सभी का कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों को, सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी जान पाए कि जेई क्लासेस और जेई क्लासेस की पूरी टीम कितना ज्यादा एफर्ट कर रही है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 के साथ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। यूनिट वाइज हम सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की पहली यूनिट के साथ। तो देखते हैं पहली यूनिट हमारी क्या है। पहली यूनिट में हम देखेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे यूनिट नंबर 1, हम देखेंगे यूनिट 1। और यूनिट 1 हमारी क्या है? यूनिट 1 कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, सारी की सारी चीजें आपको यूनिट 1 में पढ़नी है। तो यूनिट 1 है कम्युनिकेशन। यूनिट 1 का नाम है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो हम नाम से ही पता लगा पा रहे हैं कि इस यूनिट में हमें सारी की सारी चीजें कम्युनिकेशन के बारे में पढ़नी है। तो कम्युनिकेशन के बारे में बेसिक चीजें आप हमेशा पढ़ते आएंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आना बिल्कुल तय है एग्जामिनेशन में, कि एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिकेशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ डू यू कैन डिफाइन द कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कम्युनिकेशन का क्वेश्चन शुरू में ही आपको क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ एज इट इज मिल जाएगा। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन को हम बेसिकली कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और डिफरेंट जो हमारे विद्वान थे, उन्होंने जो भी स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपने अलग अलग शब्दों में, अलग अलग वर्ड्स में कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? अगर हम सिंपली कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब है कम से कम दो लोग तो जरूर इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। फर्स्ट वन इज सेंडर, जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, एंड सेकंड वन इज रिसीवर, जो कि कम्युनिकेशन को रिसीव करता है। यानी बातचीत करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। हालांकि कुछ लोग अपने आप से भी बातचीत कर लेते हैं अकेले बैठ के, और नॉर्मली कहा जाता है कि जो भी हम सोच रहे होते हैं अपने दिमाग में, वो एक्चुअली सेल्फ कॉन्वर्सेशन होता है। यानी जो हम उस समय सोच रहे होते हैं वो सोच नहीं रहे होते। एक्चुअली संदीप माहेश्वरी जी ने कहा है, उनके एक लेक्चर में मैंने सुना कि एक्चुअली जो हम बोल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, वो अपने आप से हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि माइंड योर वर्ड्स व्हाइल थिंकिंग। जब आप सोचते हैं तो क्या शब्द आप अपने बारे में बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही चीजें हम हमेशा, क्या होता है, गुस्से में अक्सर अपने आप को नेगेटिव बोलने लगते हैं। तो हालांकि जब हम कम्युनिकेशन की बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में एटलीस्ट टू कैंडिडेट की जरूरत होती है, टू पर्सन। फर्स्ट वन इज सेंडर एंड सेकंड वन इज रिसीवर। सेंडर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मैसेज, टेक्स्ट, आइडिया, जो भी होता है वो यहाँ से यहाँ पर भेजा जाता है। अब इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने के लिए, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है, सो इट कुड बी इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसकी फॉर्म में हो सकती है? टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है। जैसे आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते हो तो क्या करते हो? टेक्स्ट करते हो, इमेजेस करते हो, ऑडियो करते हो, ऑडियो भी ट्रांसफर करते हो। तो आप कई फॉर्म में, मैसेज जो हो सकता है वो कई फॉर्मेट में हो सकता है। टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, इट कुड बी इमेजेस, इट कुड बी ऑडियो, MP3, MP4, वीडियो हो सकती है। तो आप कई फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर कर सकते हो। सो इंफॉर्मेशन हो सकती है, आइडियाज कह सकते हो, व्यूज कह सकते हो। ये तो बेसिकली आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज और व्यूज। तो आप जिसके माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी आपको जानकारी, जैसे मुझे सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, या फिर आप अपने आइडियाज, व्यूज बताते हैं। जैसे अगर कोई ऐसा डिबेट हो रहा है जिसमें सबको अपना अपना ओपिनियन देना होता है, तो सब अपने अपने आइडियाज देते हैं कि भाई अगर हम कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, डेकोरेशन में क्या नया करें, मेन्यू में क्या अच्छा रखें। तो सब अपने आइडियाज, थॉट्स, अपने व्यूज जो होते हैं वो एक दूसरे को देते हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच one can exchange the information, ideas, views and thoughts। तो आप इसको अलग अलग तरह से लिख सकते हो। अब बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है। इट कुड बी रिटन, इट कुड बी ओरल, इट कुड बी वर्बल, इट कुड बी नॉन वर्बल। जैसे कि अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन यूज करते हैं वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। यानी आप अपनी अधिकतर बातें जो है बोलकर बताते हैं, शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हो, तो वो कहलाता है वर्बल। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कई बार हम बिना बोले भी अपनी जो फीलिंग्स होते हैं, अपने जो आइडियाज होते हैं, अपने थॉट्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे अगर कोई मुझसे कहे कि भाई चलिए लाइब्रेरी चलना है, और मैं कहूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने नहीं कहा। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ जिसमें आप वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे। फिर इसके अलावा रिटन और ओरल कम्युनिकेशन होता है। जो बोल के कहा जाता है वो ओरल कम्युनिकेशन, जो लिख के बताया जाता है वो रिटन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए यानी आइडियाज, इंफॉर्मेशन या फिर जो भी आपके व्यूज हैं, थॉट्स हैं, उनको ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। जैसे अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं तो हम फोन के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू, आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, या फिर कई बार रिटर्न कम्युनिकेशन में, जैसे पहले पुराने जमाने में हुआ करता था, लोग एक दूसरे को चिट्ठियां और लेटर भेजा करते थे। तो वहां क्या था? कम्युनिकेशन चैनल, लेटर्स के थ्रू बात होती थी। तो कम्युनिकेशन जैसे अब ईमेल के थ्रू बातें होती है, ऑफिशियल अगर आप बात करें, आप कोई इंक्वायरी लेनी हो, आप कोई कंप्लेन करते हैं तो ईमेल भेजे जाते हैं। तो ये अलग अलग मीडियम्स हो सकते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम पब्लिक एड्रेसिंग मोड की बात करें, जहां एक लीडर जो हो यानी नेता, वो भाषण दे रहा है, तो पब्लिक को जो एड्रेस कर रहा है वो किसके माध्यम से कर रहा है? माइक और स्पीकर के माध्यम से कर रहा है। तो अलग अलग मीडियम हमारे कम्युनिकेशन के हो सकते हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन की आइडियोलॉजी की जब आप बात करते हैं तो कम्युनिकेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच one can send information, ideas,
व्यूज और थॉट्स। तो आप कह लीजिए किसको ट्रांसफर करते हो, एक्सचेंज करते हो, क्योंकि जरूरी थोड़ी होता है जब आप फोन कॉल पे बात करते हो तो केवल आप ही बोल रहे हो, दूसरा वाला व्यक्ति जिससे आप बात करें वो भी तो बोलेगा। तो वन वे कम्युनिकेशन, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है एक व्यक्ति इधर से बोल रहा है तो वो भी उधर से रेस्पॉन्स दे रहा है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन भी होता है, सिंगल वे कम्युनिकेशन भी होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हम रिकॉर्डेड क्लास जैसे होती है, दैट इज सिंगल वे कम्युनिकेशन, जहां हम केवल बोल रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं और दूसरा जो बच्चा है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर लाइव क्लासेस की बात करते हैं तो लाइव क्लास क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है, जिसमें आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिस्पॉन्स, अपना फीडबैक हमें तुरंत ही दे सकते हैं। तो कम्युनिकेशन कुड बी वन वे कम्युनिकेशन और इट कुड बी टू वे कम्युनिकेशन। क्लियर? अब कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है। तो कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन है जो कि अलग अलग हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने दी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है। जी, अमन कुमार कह रहे हैं सर बिल्कुल कुछ नहीं आता कम्युनिकेशन में, जीरो से स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, जीरो से ही शेयर करेंगे, बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे, यानी बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन से लेके व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ यू कैन डिफाइन द कम्युनिकेशन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर इन द कम्युनिकेशन, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और फिर रिटर्न कम्युनिकेशन, ईमेल फॉर्मेटिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन में पहली जो डेफिनेशन है ओडवे ने दी, जिसमें इन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज अ कंपोजिट ऑफ, यानी जो कम्युनिकेशन है वो केवल एक चीज नहीं, बहुत सारी चीज उसमें मिली जुली होती है। यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत सारी चीजें मिलजुल कर कम्युनिकेशन प्रोसेस बनता है। देखिए जब भी हम शब्द यूज करते हैं ना प्रोसेस, तो प्रोसेस में क्या होता है, हर एक जो चीज होती है इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और स्टेप्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। जैसे मैं हमेशा बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपसे चाय बनाने के लिए कहा जाए, टी मेकिंग के लिए कहा जाए, तो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। कैसे कि पहले आप गैस स्टोव ऑन करेंगे, उसके बाद पानी चढ़ाएंगे, उसमें चाय पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, जब बॉईल हो जाएगा तब आप उसमें मिल्क ऐड करेंगे और फिर स्टीम की मदद से आप उसे छान लेंगे और चाय बनकर आपकी रेडी हो जाएगी। तो बेसिकली स्टेप्स इन्वॉल्व है ना इसमें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले मैंने दूध डाल दिया, पका लिया, बाद में छान लेंगे या छान पहले लिया। तो इसमें जो प्रोसेस में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्री डिसाइडेड स्टेप्स होते हैं, वो जो हमारी चीज है वो कहलाता है प्रोसेस। यानी प्रोसेस का मतलब है जिसमें हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और स्टेप्स जो भी सिक्वेंशियली अरेंज हो वो हमारा कहलाता है प्रोसेस। तो इन्होंने कहा, ऑडवे ने, कम्युनिकेशन इज अ कंपोजिट प्रोसेस, यानी इसमें कंपोजिट मिला जुला, मिश्रित, कंपोजिट का मतलब होता है मिश्रित। तो क्या है, इंफॉर्मेशन गिवन एंड रिसीव्ड, इसमें क्या काम होता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है और रिसीव भी की जाती है। सेकंड है ऑफर लर्निंग एक्सपीरियंस इन विच सर्टेन एटीट्यूड्स, नॉलेज एंड स्किल एक्सचेंज कैरिंग विद देम अल्टरेशन ऑफ बिहेवियर। अब जब हमें कोई जानकारी मिलती है, तो जब हमें कुछ भी हम नया सीखते हैं, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन में, हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में इंक्लूड होता है। अगर मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू कम्युनिकेट, आपको कोई नया शब्द पता चलता है, नई चीज पता चलती है, तो वो जानकारी आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में ऐड हो जाती है और आपका एटीट्यूड, बिहेवियर उस तरह का हो जाता है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आता तो आप ना तो मेरी बातें समझ पाते और ना ही मुझसे अपनी प्रॉब्लम, अपनी बातें, अपना फीडबैक, अपना रिस्पॉन्स मुझसे शेयर कर पाते। तो बेसिकली इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। थर्ड है ऑफर लिस्टिंग एफर्ट बाय ऑल इन्वॉल्व, यानी इसमें क्या होता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है, स्पीकर, वो तो बोल ही रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब केवल बोलना नहीं होता, गुड लिसनर भी आपको होना जरूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि बोलने वाले ने तो अपनी बात बोल दी, लेकिन आप उस बात को अच्छे से समझ भी सकें, तो लिसनिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है। ऑफर सिंपैथिक फ्रेश एग्जामिनेशन ऑफ इश्यूज बाय कम्युनिकेटर हिमसेल्फ, तो जो भी मैं अपनी बात कहना चाह रही हूँ, कई बार आप देखते हैं कवि ऐसी कविताएं बोलते हैं, या आपने देखा हो जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो इस तरीके से एक्टिंग करते हैं, इस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करते हैं कि आप इमोशनल हो जाते हैं और आप भी रो देते हैं। या कई बार आपने देखा कोई शायर, कवि जो होते हैं इस तरीके से शब्दों को बोलते हैं, उनका वॉइस, पिच, टोन बिल्कुल ऐसा होता है कि आप भी जो वो फील कर रहे हैं उसको आप फील करने लगते हैं। अक्सर होता है कि हम दुखी होते हैं तो हम गाना सुनकर वैसा ही फील करने लग जाते हैं, अगर कोई हैप्पी और डिलाइटेड सॉन्ग आप सुनते हो तो वैसा ही फील करने लग जाते हैं, बिकॉज वहां जो सॉन्ग गाने
वाला व्यक्ति है, सिंगर जो है, वो अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर रहा है वाया दी सॉन्ग और वाया दी पोएम। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि हम सिंपैथेटिक अप्रोच जो है, जो कम्युनिकेटर कह रहा है, वो हम फील कर पाते हैं। ऑफ अ सेंसिटिव इंटरेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू लीडिंग टू हायर लेवल ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन इंटेंशन। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन से हमें क्या पता चलता है, हम किसी एक कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं और लोगों के बीच सेंसिटिव इंटरेक्शन हो पाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी जीजी ब्राउन ने दी, जिन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट elides confidence but the information transferred must be understandable to the receiver। यानी कम्युनिकेशन का मतलब है विचारों का, इंफॉर्मेशन का, सूचना का आदान प्रदान, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसका मतलब केवल ये नहीं होता कि इंफॉर्मेशन दे देना, ये भी चेक करना कि जो रिसीवर है उस तक इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से पहुंचाई गई है या नहीं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपके क्लासरूम में टेस्ट लिए जाते हैं, वो यही चेक करने के लिए लिए जाते हैं, आपका फीडबैक देखने के लिए कि जितना आपको पढ़ाया गया क्या वो आपको समझ भी आया कि नहीं आया। हमेशा हम लोग आपसे कहते हैं कि भाई अपना रेस्पॉन्स दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो यही देखने के लिए कि जो हम आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, वो आपको समझ में आ भी रहा है नहीं। तो जीजी ब्राउन ने यही कहा कि कम्युनिकेशन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है और इसमें यह भी देखा जाता है कि जो रिसीवर है उस तक इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचाई गई या नहीं पहुंचाई गई। नेक्स्ट जो है लुइस ए एलन ने कहा कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इन्होंने क्या कहा, एलन जी ने कहा कि इन्होंने कहा कि जो कम्युनिकेशन होता है इसका मतलब होता है एक व्यक्ति अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, प्रेषित करता है, भेजता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच जो पुल यानी जोड़ने का जो काम करता है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर किसी भी रिलेशनशिप की आप बात करें वहाँ कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, अगर आप अपनी एक दूसरे को फीलिंग्स, अपनी भावनाएं नहीं बता पा रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो कहा जाता है कम्युनिकेशन जो होता है किन्हीं दो लोगों के बीच ब्रिज का काम करता है जो उनको जोड़े रखता है। सो इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, मैंने कहा था ना स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जाती हैं। जैसे अगर मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ, कम्युनिकेशन बता रही हूँ, कम्युनिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन बता रही हूँ, फिर उसके बाद रिटर्न पे जाएंगे, ग्रामर पोर्शन पे जाएंगे। अगर मैं उल्टा कर दूं, पहले ग्रामर पढ़ाने लगूं, रिटर्न पढ़ाने लगूं, बेसिक पढ़ाऊं ही नहीं। तो अगर हम देखते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें वन बाय वन हम सारी चीजें अपनी क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और ये इन्वॉल्व करता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, टेलिंग यानी बताना, लिसनिंग यानी सुनना एंड अंडरस्टैंडिंग। जब हम दो लोग बात करते हैं तो क्या होता है, कोई एक व्यक्ति अपनी बात बताता है, दूसरा उस समय सुन रहा होता है और फिर सुन के उसे क्या करा जाता है, समझा जाता है। तो ये तीन चीजें इन्वॉल्व होती है, टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है फ्रेड जी मेयर ने क्या कहा, कम्युनिकेशन इज द इंटरकोर्स बाय वर्ड्स, लेटर्स और मैसेज। यानी कम्युनिकेशन का मतलब होता है एंड इंटरकोर्स यानी दो लोगों के बीच एक तरह से हम क्या कह रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है बाय वर्ड्स, लेटर्स और मैसेज। तो शब्दों के थ्रू या लेटर्स यानी पत्रों के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू जो आदान प्रदान होता है इन्फॉर्मेशन का, वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कैथ डेविस ने कहा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कम्युनिकेशन का अर्थ होता है इन्फॉर्मेशन को पास करना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। कई बार ऐसे ही होता है ना कि आपने एक बात कही, उस व्यक्ति ने फिर किसी और से कही, उसने फिर आगे किसी और से कही। तो बेसिकली क्या है, इट इज अ पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो सूचना होती है एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। तो ये है हमारा कि कम्युनिकेशन की जो डिफरेंट डेफिनेशन है वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब आगे अगर देखिए कम्युनिकेशन का यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली सोर्स होता है, अगर हम देखें कि जो एक व्यक्ति है वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकती है जैसे माइक और स्पीकर। तो माइक हमारा सोर्स है जो इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है। जैसे आप अगर गाने, आपने किसी ऑडियो सिस्टम से गाने बजा रखे हैं तो जो आपका ऑडियो है, एम्पलीफायर है, वो क्या कर रहा है, सोर्स की तरह काम कर रहा है, और आपके जो कान है वो रिसीवर की तरह काम कर रहे हैं। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग सेंडर या रिसीवर हो सकते हैं। तो यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल कि कोई दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, और वो आपस में कम्युनिकेशन फॉर्म अप कर रहे हैं। बेसिकली इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जहां दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो एक सोर्स होगा
जो कि मैसेज या इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर सकता है, और दूसरा रिसीवर यानी कि जो उस भेजे गए मैसेज या इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। आप एट द सेम टाइम जब हम बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं या टू वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा एक बोले जा रहा है और दूसरा सुने जा रहा है, तो दूसरा भी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर देता है। तो उस टाइम ये सोर्स की तरह काम करेगा और दूसरे वाला जो व्यक्ति है जो सुन रहा है वो रिसीवर की तरह काम करेगा। तो जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैसेज, टेक्स्ट, ऑडियो, फिल्म में जो भी है ऐसे भेजी जाती है टूवर्ड्स दी रिसीवर। अब जो चैनल होता है, चैनल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा अगर आप टेलीफोनिक चैनल के थ्रू बात कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन के थ्रू बात कर रहे हैं, या आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कई कई माध्यम से आपस में कम्युनिकेशन फॉर्म अप कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आता है कि कम्युनिकेशन, मैंने कहा कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी पूरे स्टेप्स होते हैं, जो चरण होते हैं, वो क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं, यानी एक सिस्टमैटिक वे में चलते हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं? तो फर्स्ट वन है डिफाइनिंग द कॉन्टेक्स्ट। अब डिफाइनिंग द कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जब हम प्रोफेशनली बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसी प्रोफेशनल एरिया में, या वैसे भी जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो भी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं। ऐसे तो नहीं, जैसे कई बार क्या होता है आप ट्रेन के डब्बे में किसी से मिले तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करते हो। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, तो वहां आपका कॉन्टेक्स्ट जो होगा, आप किसके, इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसी के इर्द गिर्द अपना कम्युनिकेशन रखेंगे। तो जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एरेना में, मान लो आप किसी कंपनी में बात कर रहे हैं, आपने किसी बॉस कलीग से बात कर रहे हो, आप कोई कंप्लेन लेटर लिख रहे हो, आप कोई एप्लीकेशन डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेट कर रहे हो फॉर टेकिंग द लीव, आप एक दिन की छुट्टी चाहते हो और उस छुट्टी के लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? वन डे लीव, कि भाई आपकी एक दिन की छुट्टी आपको चाहिए। आप प्रिंसिपल से और तो बातें नहीं करोगे ना, उसी बारे में बात करोगे। तो आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस कॉन्टेक्स्ट पर आप बात करना चाह रहे हो। नेक्स्ट है नोइंग द ऑडियंस। अब आपको पता है कि कम्युनिकेशन कई तरह का हो सकता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, आप दोस्तों में अपने क्लासमेट से जो बातचीत करते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप ओपनली स्लैंग वर्ड का भी यूज करते हो, यानी देसी जो शब्द होते हैं, देशज शब्द जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हो, या कई बार शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हो। ठीक है, तो जैसे आप टेक केयर को टीसी लिख देते हो, तो इस तरह की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। लेकिन जब बात आती है फॉर्मल कम्युनिकेशन की, यानी आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, तब आप इस तरह की टर्म्स का यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। अभी कम्युनिकेशन फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस कैसी है। यानी आपको टाइप ऑफ ऑडियंस पता होना चाहिए कि आप जहां पर भी कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो आपकी ऑडियंस किस तरीके की है, उनका एजुकेशन लेवल क्या, उनका माइंडसेट क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, आपका उनसे रिलेशनशिप या बिहेवियर किस तरीके से फॉर्म अप है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव तरीके से डन कर सकते हो। नेक्स्ट है डिजाइनिंग द मैसेज। अब मैसेज आप कैसे डिलीवर करें? हम हमेशा चाहते हैं जब भी कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन इफेक्टिव तरीके से किया जाए, यानी जो बात मैं कहना चाहती हूँ या जो बात मैं समझाना चाहती हूँ वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वे में हमारे जो लिसनर्स हैं, ऑडियंस हैं, उन तक पहुंच जाए, यही चाहते हैं। जैसे अगर आपने कभी स्पीच बोली हो, आपने कॉलेज में कभी पार्टिसिपेट किया हो, आपने किसी टॉपिक पे स्पीच दी हो, आपने कोई प्रेजेंटेशन दी हो, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी स्पीच को तैयार करते हो कि भाई पहले मैं ऐसे बोलूंगा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, और फिर मैं स्टार्ट करूंगा अपने इंट्रोडक्शन के साथ, मेरा नाम ये है, मैं इस ब्रांच से हूँ और इस पॉलिटेक्निक कॉलेज से आया हूँ और मेरा जो टॉपिक है वो ये होगा। और फिर आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कैसे? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप किताब भी देखेंगे ना, किताब में जो ऑथर है, राइटर, वो आपसे कम्युनिकेट ही तो कर रहा है। तो आप अगर बुक भी देखेंगे तो इंट्रोडक्शन से टॉपिक स्टार्ट होता है, फिर वर्किंग सर्किट डायग्राम आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन में जो आपका बॉडी ऑफ मैसेज, बॉडी जो होगी, यानी आपके जो आप संदेश देना चाहते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसकी डिजाइनिंग बहुत प्रॉपर और परफेक्ट वे में होनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से कर पाए। नेक्स्ट है एनकोडिंग। नेक्स्ट है एनकोडिंग। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं हम,
है ना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से हम कई बार कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हम फोन के थ्रू, या हम बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस का यूज करते हैं, या कई बार हम दोस्तों में आपस में बातें करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एनकोडेड वे में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो हमारा ट्रू मैसेज, ट्रू जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैसेज होता है, उसको हम किसी एक कोड में परिवर्तित करके तब ट्रांसफर करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इन सभी की बात करें, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है, तो इनमें जो भी डेटा है सब डिजिटल फॉर्म में काम करता है। तो अगर मैं फोन से बातें कर रही हूँ, तो फोन पर हम कैसा सिग्नल दे रहे हैं, ऑडियो सिग्नल, और जो रिसीवर यानी जो दूसरी तरफ फोन करने वाला व्यक्ति है, उसको भी कैसा सिग्नल मिल रहा है, ऑडियो सिग्नल ही मिल रहा है। लेकिन प्रोसेसिंग जो हो रही है वो किस में हो रही है, डिजिटल यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर हो रही है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सेंडर एंड से इस ऑडियो सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यानी एनकोड किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एनकोडिंग। तो किसी भी सिग्नल को उसकी ओरिजिनल फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहलाता है एनकोडिंग। क्लियर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग, यानी अब जब बात आती है ओरल कम्युनिकेशन की, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी फीलिंग्स, अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज जो भी एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल होता है ओरल कम्युनिकेशन का, वर्बल कम्युनिकेशन का, यानी बहुत सारी बातें हम एक दूसरे से बोलकर शेयर करते हैं, बताते हैं। तो आपका जो स्पीकिंग का वे है, आप किस तरीके से अपनी बात को बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं और कुछ लोग बहुत कम अच्छे स्पीकर्स होते हैं। यानी स्पीकर वो अच्छा माना जाएगा जो अपनी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से लिसनर्स को या ऑडियंस तक पहुंचा पाए। तो आपका स्पीकिंग का वे जो है वो बढ़िया होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। राइटिंग, अगर बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की, तो रिटन कम्युनिकेशन में भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव जब माना जाएगा जब आप कम शब्दों में और बहुत इफेक्टिव तरीके से अपनी फीलिंग्स को या अपने इंफॉर्मेशन को या अपने मैसेज को डिलीवर कर पाते हैं टुवर्ड्स द रिसीवर। तो आप कहेंगे कि आपके राइटिंग स्किल्स बढ़िया हैं। जैसे आपके राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, ये सारी चीजें इसलिए बताई जाती है क्योंकि जब हम प्रोफेशनल एरेना में जाएंगे तो हमारा मोस्ट ऑफ द जो कम्युनिकेशन होता है वो रिटन फॉर्म में आ जाता है। तो रिटन कम्युनिकेशन में आपकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइटिंग से मतलब वो वाली राइटिंग नहीं है, राइटिंग से मतलब है लिखने का तरीका, कि आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड क्या है, आप कैसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, आप कैसे पैराग्राफ, कैसे अपने मैसेज को इनिशिएट कर रहे हैं, कैसे एंड कर रहे हैं, आप सैल्यूटेशन कैसा यूज कर रहे हैं, आप रेस्पेक्टफुल वे में अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, सारे राइटिंग स्किल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बॉडी लैंग्वेजेस। जब हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज हमारी नॉन वर्बल पार्ट में आती है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी जो बातें होती हैं वो वर्बली कह के समझाते हैं, लेकिन कई केसेस में हम बात नॉन वर्बली भी समझाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुझे कहें कि लाइब्रेरी चलना और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं नो कहूंगी, यानी मुझे नहीं जाना। और अगर मुझे जाना है तो मैं इस तरीके से नोटिंग करूंगी और बाय नोटिंग दी हेड में कहूंगी हाँ जी मुझे जाना है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन, कई बार कम्युनिकेशन क्या होता है, मिला जुला कम्युनिकेशन होता है, यानी वर्बली भी कम्युनिकेट करते हैं और नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट करते हैं। तो नॉन वर्बली में हमारे जो भी बॉडी के माध्यम से हम अपनी जो प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, अपना रिस्पॉन्स जो रिएक्ट करते हैं, जैसे अभी बातचीत करते हुए आप देख रहे हैं मेरे हैंड्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी लगातार मूव कर रहे हैं। साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारे होते हैं, चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, वो भी हमारे इसी में आते हैं। तो हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा बॉडी का मूवमेंट कैसा है, हैंड्स कैसे मूव कर रहे हैं, लेग्स कैसे मूव कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आई कॉन्टेक्ट ऑडियंस के साथ है कि नहीं, ये सारी चीजें किस में आती हैं, बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। तो किसी कम्युनिकेशन में ये सारे स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। विनीत कह रहे हैं क्या आप यूपीपीसीएल जेई के लिए कोई कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे। विनीत, ऑलरेडी यूपीपीसीएल जेई के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है, आपने शायद एप्लीकेशन चेक नहीं करा बच्चे, आप एप्लीकेशन को चेक कर लें, वहां पर आपको एप्लीकेशन पर यूपीपीसीएल का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कीजिए। तो आपको एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई दोनों के लिए ही कोर्स मिल जाएगा।
IMED, एनवायरमेंट स्टडीज, एनर्जी कंजर्वेशन, मैटलैब, ऑटोकैड, PLC, स्काडा, कंट्रोल सिस्टम, ह्यूमन वैल्यूज, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एटसेट्रा। विनीत, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि IMED आपको कराया गया, IMED मैंने ही कराया, आप चेकआउट कर सकते हैं ऑन दी ऑफिशियल एप्लीकेशन ऑफ जेई क्लासेस मेरिट, तो वहां पर IMED कराया गया, चल रहा है आपका IMED। बाकी एनवायरमेंटल स्टडीज भी आपको कराया गया है, एनर्जी कंजर्वेशन भी कराया गया है। तो जो सब्जेक्ट विनीत आप बोल रहे हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से और ऐप पर चेक करें, आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। और ये जानकारी सभी के सभी अपने साथियों को, दोस्तों को शेयर कर दें। अमन कुमार कह रहे हैं मैम एडमिट कार्ड आ गया, बहुत अच्छी बात है, आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तैयारी में अब जोरों शोरों से लग जाओ। अरुण कुमार कह रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक मैकेनिकल डिप्लोमा का मैराथन। अरुण कुमार जी, बिल्कुल यूपी के स्टूडेंट्स के लिए भी महा मैराथन क्लास चलाई जाएंगी। अभी हमारे बिहार के स्टूडेंट्स के लिए शंखनाद महा मैराथन कंडक्ट कराई जा रही है, और जैसी आपकी एग्जामिनेशन की डेट आती है उससे काफी पहले ही हम आपकी भी शेड्यूलिंग शुरू कर देंगे। और अरुण, इसका जो सारा का सारा शेड्यूल है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप यूपी के स्टूडेंट हैं, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सभी यूपी के स्टूडेंट्स को जो आपके टच में है उनको आप शेयर करें इन्फॉर्मेशन कि शंखनाद महामैराथन यूपी का भी चलाया जाएगा, जिसमें सारी की सारी डिटेल आपको सिंगल क्लास में कराई जाएगी और आपको सारी जानकारी वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के जो मुख्य तत्व है, मेन एलिमेंट्स, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक छोटी सी इमेज दिखाई गई है, जिसमें एक सेंडर है जो कि इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है और इन्फॉर्मेशन को एनकोड भी किया जाता है। कुछ सारे कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन को एनकोड भी किया जाता है। जैसे सिंपल सा उदाहरण मैं बताऊं, जब आप एक दूसरे से बात करते हो, कई बार हम जो आपस में दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल, तो कई बार आप ऐसे टर्म्स का यूज करते हो जो केवल आप दो लोगों को ही समझ में आ रहा है, तीसरे बंदे को जो वहां पर मौजूद है उसको समझ में नहीं आएगा। तो आपने अपने जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एक पर्टिकुलर कोड में क्या कर दिया, एनकोड कर दिया। और अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो वहां मैंने बताया कि जो ऑडियो सिग्नल है उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एनकोड करते हैं। तो सेंडर के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बाद एनकोडिंग प्रोसेस होता है। फिर जो मैसेज है वो हमारा मैसेज ट्रेवल होकर जाता है वाया दी चैनल, जो भी चैनल आपका है। फिर वो सेंडर रिसीवर पर पहुंचने से पहले क्या होता है, डिकोड होता है, यानी वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है और इस तरीके से रिसीवर में पहुंचता है। रिसीवर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को सुनकर मैसेज को रिसीव करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया यानी अपना रेस्पॉन्स या अपना फीडबैक वापस सेंडर को भेजता है। जैसे अगर हम आपसे लाइव क्लास के माध्यम से अभी कम्युनिकेट करें, तो आप अपनी जो सोच है, आपकी जो परेशानी है, आपकी जो भी टेंशन है, वो आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो ये हमारा क्या है, फीडबैक। यानी जब आउटपुट से वापस सिग्नल इनपुट में दिया जाए, दिस प्रोसेस इज नोन एज फीडबैक। बाकी कई बार क्या होता है, बहुत कम्युनिकेशन में नॉइज भी ऐड हो जाता है। नॉइज क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल। मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं और वहां पर पास में एक छोटा बच्चा खेल रहा है और वो शोर मचा रहा है, तो आपकी कम्युनिकेशन में वो क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा सिग्नल जो कि मेन सिग्नल के साथ एडअप हो जाता है, जो कि अनवांटेड होता है, वो हमारा कहलाता है नॉइस। तो बेसिकली नॉइस इज एन अनवांटेड सिग्नल, यानी ऐसा सिग्नल जो आप कम्युनिकेशन में नहीं चाहते, आपके कम्युनिकेशन में जो बाधा उत्पन्न करता है, वो हमारा नॉइस कहलाता है। आप कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, कौन से तत्व बेहद ही जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन दिखाया गया है। विनीत कह रहे हैं आई नो मैम, बट अलग अलग कोर्स में है, प्लीज इसका अलग से कोई कोर्स लॉन्च करें। विनीत, आप कौन सी ब्रांच से, आप प्लीज मुझे बताइए। अच्छा, आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। चलिए, आपकी जो रिक्वेस्ट है बिल्कुल एमडी सर तक मैं ट्रांसफर करूंगी, कम्युनिकेट करूंगी उनसे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका कुछ सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है विनीत, आप एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एलिमेंट लिखे हुए, पहला तो होता है सोर्स, यानी जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन जनरेट की जा रही है। अब मैंने कहा ये ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई महिला या पुरुष, या फिर क्या हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है। ठीक है, मैसेज, यानी मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारा का सारा डेटा, सारी की सारी जो डिटेल होती है वो मैसेज के अंदर ही होती है। चैनल, जिसके थ्रू हमारा मैसेज ट्रेवल करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, वो हमारा कहलाता है चैनल। फिर होता है रिसीवर, यानी जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है वो हमारा कहलाता है रिसीवर। फिर आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है, रिसीवर इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद अपना क्या देता है, फीडबैक। फॉर एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं,
आपने रेस्टोरेंट में, उन्होंने आपको इनपुट प्रोवाइड करा, अच्छा खाना दिया, अच्छी सर्विस दी, फिर वो आपसे कहते हैं सर प्लीज फीडबैक दीजिए, यानी आपको कैसा लगा, आपका रिस्पॉन्स क्या, आपका वहाँ उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो प्रतिक्रिया आप फीडबैक के माध्यम से उनको देते हैं। तो ये फीडबैक होता है। फिर एनवायरमेंट, यानी कैसे एनवायरमेंट में आपका कम्युनिकेशन किया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट, यानी आप किस संदर्भ में किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ये भी हमारा कम्युनिकेशन का एलिमेंट होता है। और नेक्स्ट होता है नॉइस। नॉइस हालांकि नेगेटिव एलिमेंट है, नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो होना चाहिए नॉइस फ्री होना चाहिए, यानी किसी तरह की बाधा उसमें नहीं होनी चाहिए। तो नॉइस भी बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का एक अहम एलिमेंट होता है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन में नॉइस लेवल बहुत ज्यादा होता है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? अमन कुमार कह रहे हैं रिप्लाई देना जी, किस चीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं? अरुण कुमार कह रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक मैकेनिकल डिप्लोमा का मैराथन। जी अरुण, यूपी पॉलिटेक्निक मैकेनिकल के लिए बिल्कुल मैराथन कराई जाएगी, ठीक है जी। विनीत, थैंक्स टू यू टू बच्चे। माई मूड कह रहे हैं थैंक यू मैम। तो ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीडबैक के बारे में। देखिए मैंने कहा कि किसी कम्युनिकेशन में अगर आप चाहते हैं आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है कि नहीं है, तो उसके लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। यानी जो सेंडर है उसने अपनी इंफॉर्मेशन भेज दी, अब वो रिसीवर तक उसी तरीके से पहुंची या नहीं पहुंची, ये पता करने के लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा हो कि अगर जैसे कि आपको पढ़ाया गया, पढ़ा के क्लास टीचर या जो भी सब्जेक्ट टीचर है वो आपकी क्लास में आए, पढ़ाए, लेक्चर दिया और चले गए। दूसरा टीचर ऐसा है जो क्लास में आया और पढ़ाने के बाद, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक एक बच्चे को पूछता है भाई आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, समझ में आया तो बताओ क्या समझ में आया, मुझे बताओ। आपसे पूछा जाता है ना। तो दो तरह के टीचर होते हैं, एक टीचर ऐसा जिसने केवल इनपुट आपको दिया, आउटपुट क्या आया उसको मतलब नहीं है। दूसरा ऐसा सेंडर हो सकता है कि जिसने इन्फॉर्मेशन आपको दी और फिर वो ये भी क्रॉस चेक करता है क्या रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट वे में पहुंची या नहीं पहुंची। तो रिसीवर के रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए जो हमारा फीडबैक होता है, फीडबैक प्रोसेस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है। फीडबैक के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, आइडियाज पता चलते हैं। जब हम किसी ग्रुप में बात करते हैं, हम किसी टॉपिक पे बात करें, जैसे जो मीटिंग होती है आपके स्कूल कॉलेज में मीटिंग होती है, तो बहुत सारी फैकल्टी, आपके एचओडीज और आपके प्रिंसिपल वो बैठ के मीटिंग करते हैं। तो प्रिंसिपल जो होते हैं सबके विचार पूछते हैं कि भाई हम कुछ ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कल्चरल प्रोग्राम कराना चाह रहे हैं, तो बताइए भाई आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या ओपिनियन है। तो लोगों के जो आइडियाज हैं फीडबैक के माध्यम से वो हमें पता चलते हैं। जैसे अभी इन्होंने, विनीत ने कहा कि भाई जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अलग से होना चाहिए कुछ, तो आइडियाज पता चलते हैं, एडवाइस मिलती है, लोगों के क्या सुझाव है वो हमें पता चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स पता चलता है कि जो आपने मैसेज डिलीवर किया, जो आपने मैसेज भेजा, जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी, उससे क्या प्रतिक्रिया, क्या रिस्पॉन्स रिसीवर का रहा वो पता चलता है। ओपिनियन पता चलती है, उनका क्या मत है उसके बारे में। सर्वे भी कर सकते हैं भाई, फीडबैक करना, फीडबैक लेने का मतलब है सर्वे करना, है ना। सर्वे करना मतलब लोगों से उनके एक्सपीरियंस, उनके रेस्पॉन्स को जानना। कमेंट पता चलते हैं, रेटिंग पता चलती है। आपको पता है आप कुछ भी करते हो गूगल पे तो रेटिंग पूछी जाती है कि आप इसको 3 स्टार रेटिंग देंगे, 4 स्टार रेटिंग देंगे, तो रेटिंग करने में मदद मिलती है। और आपको रिजल्ट पता चलता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसका क्या रिजल्ट रहा। तो इसलिए कहा जाता है कि फीडबैक जो होता है कम्युनिकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जो फीडबैक है उसको दिखाया गया है कि फीडबैक जो होता है, फीडबैक का क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू फीडबैक में देखते हैं। फ्रॉम द डिस्कशन वी कैन से दैट फीडबैक इज अ सिस्टम वेयर द रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर, जहां जो हमारा रिसीवर का, फ्रॉम द डिस्कशन वी कैन से दैट फीडबैक इज अ सिस्टम वेयर the response of the receiver reaches to the sender after he has interpreted the issue। तो जब हम फीडबैक कब होता है, जब आपने जानकारी दे दी हो। तो जानकारी देने के बाद जो प्रोसेस करा जाता है वो हमारा फीडबैक कहलाता है। फीडबैक इज इनएविटेबली टू मेक टू वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव। मैंने कहा ना फीडबैक का मतलब है टू वे कम्युनिकेशन, यानी ऐसा नहीं है टीचर आया पढ़ा के चला गया, बच्चों को समझ में आया
नहीं समझ में आया, उसकी टेंशन नहीं है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है, या टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि रिसीवर से भी उसकी प्रतिक्रिया, उसका रेस्पॉन्स, उसकी फीलिंग्स, उसका एक्सपीरियंस पूछा जाए, ये हमारा कहलाता है फीडबैक। तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। इनफैक्ट विदाउट फीडबैक इन अ कम्युनिकेशन, विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। तो अगर फीडबैक नहीं है तो कम्युनिकेशन कैसा रहता है, इनकम्प्लीट ही रह जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इतना महत्व है, जो ये कह रहा है कि भाई कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है फीडबैक के बिना, तो क्या इंपॉर्टेंस है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हमें क्या होता है कि हमने जो जानकारी दी, जो हमने अपने व्यूज या जो मैसेज हमने ट्रांसमिट किया, उसके बारे में हमें जानकारी पता चलती है कि ऑडियंस को वो समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो किसी भी चीज की जानकारी हमें मिलती है। कंप्लीशन ऑफ एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट जब ही माना जाता है जब आपके द्वारा भेजी गई जो जानकारी है, आपके द्वारा भेजी गई जो इन्फॉर्मेशन है, वो कंप्लीटली आपके रिसीवर तक पहुंच चुकी हो। तो कंप्लीशन ऑफ एंटायर प्रोसेस जब ही माना जाता है जब आपने रिसीवर से भी उसकी प्रतिक्रिया, उसका रेस्पॉन्स जान लिया हो। मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन कितना बढ़िया है ये आपको पता चलता है। कैसे कि मान लो एक टीचर आया जिसने पढ़ाया, पढ़ा के चला गया, उसको लग रहा है मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब उसने फीडबैक लिया तो उसे पता चला कि मैंने यहाँ यहाँ गलतियां करी, ये टॉपिक मैंने अच्छी तरीके से नहीं समझाया, इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत है। तो आपको मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस पता चलता है। इंप्रूविंग लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी इंडस्ट्रियल एरेना की बात करते हैं, किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो लेबर और जो हमारी मैनेजमेंट है उनके बीच अच्छे संबंध स्थापित हों, इसमें भी फीडबैक मदद करता है। जैसे आप स्टूडेंट से भी कई बार फीडबैक लिया जाता है कि जो आपकी फैकल्टी पढ़ा रही है वो अच्छा पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही है, आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कराए जा रहे हैं, नहीं कराए जा रहे हैं। तो एक अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए भी फीडबैक बहुत जरूरी है। मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मीडिया, जिस भी माध्यम से आप बात करें उस वो माध्यम बेहतर है भी या नहीं है। मान लीजिए आप ईमेल के थ्रू बात करें, लेकिन आपका जो रिसीवर है उसको ईमेल पढ़ना ही नहीं आता, या वो ईमेल आईडी चलाता ही नहीं, तो आपका जो मीडियम है या जो मीडिया है वो भी बहुत जरूरी है। तो आपका जो मीडिया है वो इफेक्टिव है कि नहीं, ये आपको पता चलता है। टेकिंग प्रॉपर डिसीजन, निर्णय लेने में हमें मदद मिलती है। मान लीजिए हमने कोई सर्कुलर दे दिया, हमने कहा कि भाई अब कल से यूनिफॉर्म पहन के आना है कॉलेज में। अब तक नहीं हमने कोई यूनिफॉर्म दी थी और अब हमने कहा कल से यूनिफॉर्म पहन के आनी है। हमने बिना ये जाने, बिना रिस्पॉन्स लिए स्टूडेंट्स का, बिना फीडबैक जाने हमने कोई रूल अप्लाई कर दिया, लेकिन हमें पता चला कि जो हमारे लेबर है, हमारे वर्कर है, जो भी स्टूडेंट है, वो ऐसा कर पाने में कैपेबल नहीं है। तो कई जगह जो हमारी दुविधा की घड़ी आती है या मोमेंट ऑफ फिक्स आते हैं, उनमें सही डिसीजन लेने में फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फीडबैक से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। क्लियर? उसके बाद हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कितने तरीके का होता है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट रह गए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे सॉल्व करने में हमें मदद मिलती है, क्योंकि फीडबैक के माध्यम से हम लोगों की एडवाइस, लोगों के कॉन्सेप्ट, लोगों के व्यूज को जान पाते हैं। कोऑर्डिनेशन मिलता है। अगर लोगों के बीच अच्छा तालमेल आप चाहते हैं तो वहाँ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के बाद उसका फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा गेटिंग द रिएक्शन ऑफ रिसीवर, यानी रिसीवर की क्या प्रतिक्रिया, ये भी हमें इससे पता चल जाती है। बात आती है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। तो कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे पहले यहाँ दिया गया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आप कम्युनिकेशन, यानी जो आपका रेसिपेंट है, आपका जो रिसीवर है, वो कैसा है, आपके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप अपने प्रिंसिपल या एचओडी से बात करेंगे, तो आप उनसे बात करेंगे फॉर्मल वे में। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो वन डे लीव की, तो आप इस तरीके से तो लिखते हो कि भाई डियर टू द प्रिंसिपल, डियर कैरी सॉरी टू द प्रिंसिपल, या रेस्पेक्टेड सर और मैम, है ना। अगर आप अपने फ्रेंड को कोई ईमेल या लेटर लिखते हो तो आप उसमें डियर सर, डियर करके लिखते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल की, यानी आपका जो रिसीवर है उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, उसी हिसाब से
कम्युनिकेशन भी हमारा वैसा ही होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो किया जाता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी सीनियर से, अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं या प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, जो भी आपसे सीनियर है पोस्ट में, तो वो कम्युनिकेशन हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप अपने कलीग से या फिर आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से जो बातचीत करते हैं, वो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मतलब है कम्युनिकेशन में कुछ जो भाग है, कुछ पार्ट हम बोलकर व्यक्त करते हैं, यानी अपने फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस, अपने सोच, अपने व्यूज, अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस हम क्या करते हैं, बोलकर समझाते हैं सामने वाले को। तो ये हमारा कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन का कुछ भाग ऐसा होता है जो हम बिना बोले भी अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉर्मली जब हम अपने प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों का मिक्सअप होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बोलकर भी समझा रही हूँ और अपने हाथों के हैंड्स मूवमेंट के माध्यम से भी अपनी बात समझाना चाह रही हूँ। तो ये हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर तीसरा होता है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। यानी एक तो होता है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इंफॉर्मेशन या जो भी मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो लिखकर समझाएं या फिर आप बोलकर समझाएं। जैसे आप जब छोटे रहे हो, आप प्राइमरी स्कूल में थे, तो आपके ओरल रिटन दोनों टेस्ट होते थे। यानी आपको टेबल्स जो है आपने लर्न करी होगी, तो आपने 2 का 3 का टेबल सुनाया भी होगा और लिखा भी होगा। यानी जब आप जो भी इंफॉर्मेशन, मैसेज या जो भी आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेशन है उसको बोलकर व्यक्त करते हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशन, और अगर लिख कर व्यक्त करते हैं तो हमारा रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। अब नॉन वर्बल जो होता है हमारा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज्यादा अहम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो हमारे कम्युनिकेशन में 60 to 70% जो इंपॉर्टेंस होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की होती है। यानी आप अपने किस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज है, कैसे आप खड़े हैं, किस तरीके से आपके हैंड्स का मूवमेंट है, कैसा आपका ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी किस में आती हैं, हमारे नॉन वर्बल के अंदर ही आती है। तो नॉन वर्बल पार्ट जो है आपके कम्युनिकेशन का वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। तो नॉन वर्बल कोड्स में क्या क्या चीजें हमारी आती हैं, नॉन वर्बल कोड्स में हमारे यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं, कुछ कोड्स मेंशन है कि नॉन वर्बल कोड्स में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। तो इसमें यहाँ काइनेसिक्स जो है ये वर्ड हमारा बना है किससे, काइनेसिस से। ठीक है, ये वर्ड जो आया है ये आया है काइनेसिस से, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। इसका रूट वर्ड जो है वो है काइनेसिस, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो बात करते समय आपके बॉडी में जो जितने भी मूवमेंट होते हैं, जैसे आपकी आईज का मूवमेंट है ना, आपके हैंड्स का मूवमेंट, आपके लेग्स का मूवमेंट, आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से वॉक कर रहे हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, ये हमारा काइनेसिक्स में आता है। तो बेसिकली जितना भी मूवमेंट होता है वो हमारा आता है काइनेसिक्स में। तो काइनेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स होता है हमारा एरिया। ठीक है, जब आप कोई दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो आपने कई बार बहुत अनप्लीजेंट भी, स्पेशली गर्ल्स के साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग, या बॉयज के साथ भी होता है कि कुछ लोग बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पास आके आपसे बात करेंगे कि आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यानी बात करते समय हमें जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, यानी जो सेंडर है या जो स्पीकर है उसको ऑडियंस से या अपने रिसीवर से कितना मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, ये भी हमारा कहलाता है प्रॉक्सिमिक्स। तो कम्युनिकेशन के दौरान उसे कितना एरिया यूज करना चाहिए, ये हमारा कहलाता है प्रॉक्सिमिक्स। अब प्रॉक्सिमिक्स जो होता है इसकी रेंज हमारी अलग अलग हो सकती है। तो 0 से 1.5 फीट तक जो होती है ये हमारी होती है पर्सनल एरिया में। यानी जब आप बिल्कुल पर्सनल एरिया, या कह लीजिए सॉरी इंटीमेट एरिया इसको कहेंगे, इसको कहेंगे हम इंटीमेट स्पेस। इंटीमेट स्पेस यानी जब आप
आपका जो सेंडर और रिसीवर है, आप उनसे बहुत क्लोजली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी 0 से 1.5 फीट का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो इंटीमेट स्पेस में आता है, और 1.5 से 4 फीट की जो होती है वो हमारी पर्सनल स्पेस में आती है। ठीक है, तो पर्सनल स्पेस हमारा कितना होता है, 1.5 से 4 फीट की अगर दूरी है तो वो पर्सनल स्पेस कहलाएगा, और 4 से 12 आपकी कहलाती है सोशल डिस्टेंस। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 12 फीट से भी ज्यादा, 12 फीट प्लस, तो ये हमारा आ जाता है पब्लिक स्पेस। तो आपने देखा होगा जब आप किसी नेता को, किसी लीडर को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी बड़ी ऑडियंस को, मोब को, भीड़ को वो कर रहा होता, बोल रहा होता, स्पीच दे रहा होता, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है अपने रिसीवर से। लेकिन आप देखते हैं जब सोशल डिस्टेंस, यानी जैसे अगर आप किसी कमरे में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि 4 फीट से 12 फीट का डिस्टेंस रहता है। अगर आप पर्सनली बात करें, 2-3 लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो ये स्पेस और कम हो जाता है। और अगर आप बिल्कुल कानाफूसी विस्परिंग जो करते हैं, कान में बिल्कुल आसपास आके बात करते हैं, बिल्कुल 1 to 1 इस तरीके से बोल रहे हैं कि और किसी को सुनाई ना दे, तो वो हमारा कहलाता है इंटीमेट या इंटीमेट स्पेस या इंटीमेट एरिया। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रॉक्सिमिक्स हो सकता है ये आपके रिसीवर पर डिपेंड करता है कि रिसीवर के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, इस हिसाब से आप ये डिस्टेंस अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे होते हैं हैप्टिक्स, फिर हमारे होते हैं वोकलिक्स, क्रोनोमिक्स, फिजिकल अपीयरेंस। आप दिखते कैसे हैं, आपकी जो वॉइस का लेवल है, वॉइस का पिच, वॉइस का टोन कैसा है, वो वोकलिक्स में आता है। ठीक है, आप कैसे दिखते हैं, आपका फिजिकल एक्सपीरियंस कैसा है, आप कैसे खड़े हैं, आपकी बॉडी जो है उसका बोलते समय कैसा पोस्चर है, या आप किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, लोगों को आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, जो आपने कैसे आप ड्रेसअप हुए हैं, वो सारी चीजें हमारी फिजिकल अपीयरेंस में आ जाती है। ठीक है, अब फिर हमारा आ जाता है, इसमें हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हुए जिसमें फिजिकल अपीयरेंस, ये सारी चीजें हमारी इंक्लूड हो जाती है। क्लियर? इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 आपका स्टार्ट हो जाता है ठीक है, ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब हमने बताया कि कम्युनिकेशन जो है, चाहे हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की बात करें, यानी चाहे रिलेशनशिप आपका पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, कम्युनिकेशन जो होता है किसी रिलेशनशिप की फाउंडेशन यानी उसकी नींव की तरह काम करता है। ये कह लीजिए कम्युनिकेशन क्या होता है, ब्रिज की तरह काम करता है किन्हीं दो लोगों के बीच। चाहे आप मैनेजमेंट और उसके एम्प्लॉय की बात करें, यानी अगर किसी कंपनी की बात करें तो वहां का मैनेजमेंट और वहां पर काम करने वाले, कार्य करने वाले वर्कर के बीच का रिलेशनशिप हो, या पर्सनली बात करें अगर कोई दो फ्रेंड्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप हो, तो किसी भी तरह के, चाहे हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें या प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करें, वहां पर कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने का मतलब है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन, अपने व्यूज, थॉट्स, जो भी आप, या अपने एक्सप्रेशन जो है, अपनी फीलिंग्स जो है आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, वो बेहतर से बेहतर ढंग तक रिसीवर तक बिल्कुल 100% वे में, विद ऑल फीलिंग्स, विद ऑल सिंपैथी आपकी पहुंच जाए, यानी एम्पैथिक वे में पहुंचनी चाहिए। जैसा बोलने वाला व्यक्ति, स्पीकर, या जैसे सेंडर रिसीव कर रहा है, वो बात उसी ढंग से रिसीवर तक पहुंचा सके, यानी जो भी उसकी फीलिंग्स हैं उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर, जो भी उसके विचार हैं वो रिसीवर तक मैक्सिमम तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, यहां पर देख लेते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन?
ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन इन विच सेंडर सेंड द कंप्लीट मैसेज एक्सप्लिसिटी to the receiver and receiver clearly understand the message without ambiguity. ambiguity का मतलब होता है कोई शंका, कोई डाउट। भाई अगर आप अच्छा टीचर किसे कहते हो, अच्छी फैकल्टी उसी को कहते हो ना। पढ़ाने वाले तो आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारी फैकल्टी होंगी। अगर हम यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो यूट्यूब पर ढेर सारे चैनल हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी एक प्लेटफॉर्म को, किसी एक चैनल को या किसी एक टीचर को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो पढ़ाया वाला टॉपिक है, जो भी वो पढ़ा रहे हैं, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो अच्छा जो स्पीकर होता है वो होता है जो अपने फीलिंग्स को, इंफॉर्मेशन को बहुत आसान तरीके से, यानी आसान शब्दों में और बिना किसी डाउट के, बिना किसी शंका के रिसीवर तक पहुंचा सके। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है जहां पर जो सेंडर है वो अपने सारे मैसेज को, सारी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचा सके, जिससे रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से समझ सके बिना किसी डाउट के। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड। अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या? द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आप किस वजह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कई बार कुछ लोगों के साथ होता है कि वो बात करते करते मुद्दे से भटक जाते हैं, बात तो चल रही होती है कुछ और पहुंच जाते हैं कहीं और। आप अगर अपने किसी बड़े से बात करेंगे तो बात करते करते ना टॉपिक से अपनी पुरानी जो जिंदगी की कुछ किस्से हैं वो सुनाने लग जाते हैं। तो आपका जो मैसेज है वो प्रिसाइज होना चाहिए, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, आप उसी पर बिल्कुल ऑन द ट्रैक रहे, उससे भटके ना। तो आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन देने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, वो आपको पता होना चाहिए। द मैसेज शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड फ्लश्ड टू द टॉपिक, यानी जो मैसेज है, मैंने कहा था मैसेज बॉडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके मैसेज की डिजाइनिंग बढ़िया होनी चाहिए, यानी अगर आप एक एप्लीकेशन में लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन में सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप बताएं कि मैं पॉलिटेक्निक इस सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, इस ब्रांच से हूँ और मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका मैं सोल्यूशन चाहता हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखते हैं तो मैसेज जो होना चाहिए, मैसेज की बॉडी जो होनी चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। द प्रॉपर चैनल शुड बी अडॉप्टेड, यानी आप कम्युनिकेशन किस माध्यम से कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप व्हाट्सएप के ज़माने में, ईमेल के ज़माने में अगर आप किसी को चिट्ठी या तार भेजोगे तो वो मीडिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो आपको इफेक्टिव मीडिया का यूज़ करना चाहिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो इफेक्टिव तरीके से रिसीवर तक पहुंच जाए। तो आपके कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव होने के लिए जरूरी है कि आप जो मीडिया या जो भी चैनल यूज करते हैं वो बेहतरीन हो। सौरभ कुमार कह रहे हैं थैंक्स मैम, और बहुत सारी प्यारी प्यारी इमोजी उन्होंने भेज दी है। माईमूड कह रहे हैं कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। सौरभ कुमार जी, विनीत, माईमूड, ये जो स्टूडेंट्स हैं फटाफट से अपने ग्रुप में शेयर करते रहे, शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए। अमन कुमार आप भी शेयर करो, रेगुलर स्टूडेंट हो आप तो अपने ग्रुप में बिहार के हर एक स्टूडेंट के पास से पहुंच जानी चाहिए। सरवर आलम कह रहे हैं मैम डिजिटल नहीं पढ़ाएंगी। भाई डिजिटल भी पढ़ाएंगे, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, तो टेंशन ना लें। मैम अगर है और जेई क्लासेस आपके साथ है तो आपको टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमने पढ़ा। अब देख लेते हैं आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो एक कहते हैं ना अच्छा वक्ता जो होता है, गुड स्पीकर जो होता है, उसमें देखिए हालांकि कहा जाता है गुड स्पीकर, लेकिन अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हैं तो आपको गुड स्पीकर होने के साथ साथ गुड लिसनर भी होना चाहिए। जैसे अधिकतर जब हम डिबेट की बात करते हैं, जब किसी टॉपिक पर लेकर डिबेट होता है तो आपने अक्सर देखा होगा
आर्ट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप बेसिकली अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि गुड स्पीकर होने के साथ साथ आपको गुड लिसनर भी होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने टर्न आने का इंतजार करते हैं और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमें क्या बोलना है। लेकिन इससे पहले जो आपसे पहले आने वाली जो टीम है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो क्या क्या पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, ताकि आप उन पॉइंट्स का अपने जो आपने जो भी मैसेज बॉडी लिखी है उसमें आप उसका यूज कर सके। तो गुड कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेसिकली एक आर्ट है, एक कला है। तो आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, यानी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कैसे आप अपने बोलने का जो तरीका है उसको इफेक्टिव बनाएं। दूसरा है चूजिंग योर वर्ड्स। आप जो भी बात बोलते हैं, एक अगर देखा जाए तो आप देखते हैं कुछ लोगों को आप पसंद करते हैं, कुछ लोगों को आप पसंद नहीं करते, क्योंकि बोलने का तरीका सबका अलग अलग होता है। एक ही बात को कई तरीके से बोला जा सकता है। तो बोलने वाले के जो शब्द है, वर्ड जो है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपका क्या है, आपका चूजिंग ऑफ वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप अपनी इंफॉर्मेशन को देने के लिए कैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं, आपको ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए तो कि जो कि लिसनर को आसानी से आपकी बात समझ में आ जाए। योर ऑडियंस, आपको अपने टाइप ऑफ ऑडियंस पता होना चाहिए, यानी जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई फाई है, बहुत हाईली एजुकेटेड है, तो आप उसके लिए वैसे टाइप ऑफ वर्ड का यूज करेंगे। और आपको अगर पता है कि आप लेबर वर्कर या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो लेस एजुकेटेड है, तो आप उससे उसी तरह के शब्दों के साथ बातचीत शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा बॉडी लैंग्वेज। मैंने कहा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये पार्ट होता है बॉडी लैंग्वेज। तो कम्युनिकेट करते समय बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमारा कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव होगा 70% निर्भर करता है हमारे नॉन वर्बल पार्ट पर। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। योर वॉइस, बात करते समय आपकी जो वॉइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वॉइस का मतलब केवल इतना नहीं होता है कि आपकी आवाज ज्यादा या कम है, यानी आपकी आवाज जो है उसमें फ्लक्चुएशन होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बस एक ही टोन में बात करते रहते हैं, यानी उनकी स्पीच का जो लेवल, वॉइस का जो लेवल है होता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर आपका वॉइस लेवल कांस्टेंट रहेगा तो जो आपकी ऑडियंस है या जो आपके लिसनर हैं वो बोर हो जाएंगे, आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो आपकी वॉइस में वेरिएशन होना चाहिए, यानी कभी कभी आपको वॉइस लेवल बहुत ज्यादा हाई और कभी वॉइस लेवल बहुत लो कर देना चाहिए। तो आपको किस किस तरीके से वॉइस में ट्रांजिशन लाना है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहे। तो वॉइस में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वोकल प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें हमारी आती हैं, जैसे कि वॉल्यूम, यानी आपकी आवाज कब ज्यादा और कम है ये आपको पता होना चाहिए। कई बार हम जब स्टार्ट करते हैं अपनी स्पीच, तो हमें स्पीच स्टार्ट करते समय अपने वॉल्यूम को हाई रखते हैं और धीरे धीरे हम उसे ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं, कांस्टेंट पर लेकर आते हैं, फिर राइज करते हैं, फिर हम उसे डाउन करते हैं। तो वॉइस लेवल हमें जो वॉल्यूम है वो कम या ज्यादा रखनी चाहिए। दूसरा है क्लैरिटी। कुछ लोग इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं, यानी अपनी स्पीच को एक बाउंडेड टाइम में खत्म करने के लिए इतना जल्दी बोलते हैं कि उनके जो वर्ड्स हैं वो ऑडियंस को समझ में नहीं आते। तो आपका जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होना चाहिए, यानी आपके जो शब्द है वो क्लैरिटी के साथ ऑडियंस को समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट फिर हमारा आता है वेराइटी, यानी आपकी जो आप बोल रहे हैं उसमें आपकी वॉइस में वेरिएशन होना चाहिए, यानी लगातार उसमें क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए। नेक्स्ट है पेस। पेस होता है कि आप कितनी देर बाद वर्ड्स को बोलते हैं, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा पेस कहलाता है। इसी तरीके से पिच होता है और पॉज होता है। पॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आप देखते हैं अगर कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो लगातार नहीं बोलता रहता, वो क्या करता है, बोलने के बाद कुछ समय का गैप भी लेता है। तो गैप क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पोज जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी आपने मैसेज डिलीवर करा, फॉर एग्जांपल आप जब आप पैराग्राफ रीडिंग करते हैं तो आपने देखा होगा एक पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको थोड़ा सा पॉज लेना होता है, फिर आप दूसरा पैराग्राफ रीड करते हो। क्यों? ताकि पॉज लेते समय जो आपके लिसनर या ऑडियंस है वो आपके द्वारा कही गई बात को आसानी से समझ सकें, यानी उनको वो टाइम स्लॉट दिया जाता है ताकि वो आपकी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये हमारा आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। क्लियर? अब इससे पहले हमारे आते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट से आने की पॉसिबिलिटी इनकी बहुत ही ज्यादा है। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है?
देखिए यहाँ पर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आपको दिखाए गए हैं। क्या 7 C's होते हैं? पहला है कंप्लीटनेस, यानी आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उसमें कोई भी छोटी सी जानकारी आपकी मिस ना होने पाए। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो की पॉइंट लिखते हैं। जैसे मीटिंग होती है, मुझे याद है मेरे जो प्रिंसिपल, जब मैं पॉलिटेक्निक में रेगुलर जॉब किया करती थी, तो प्रिंसिपल हमारे GD अग्रवाल सर जो रहे, सिविल में काफ़ी पॉपुलर राइटर हैं वो, तो उनकी काफ़ी सारी बुक्स जी दास के नाम से आती है, तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट शायद जानते हो, यूपी पॉलिटेक्निक में बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। तो वो जब भी मीटिंग लिया करते थे तो मीटिंग के जो पॉइंट्स है वो लिख कर लाते थे। तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, यानी कोई भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी आप मिस ना कर पाए। दूसरा हमारा कॉन्शियसनेस, यानी आप जो बात करना चाह रहे हैं उसी के अप टू पॉइंट आप रहें, आउटसाइड द ट्रैक ना जाए। कंसिडरेशन, यानी आपको जो आपकी ऑडियंस है उसके लिए भी कंसिडरेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लोग उसे सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं, या ठीक से समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है कंक्रीटनेस, यानी आपका जो भी कंटेंट हो, आपकी मैसेज बॉडी हो, वो बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, यानी उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी जो भी सूचना आप देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर शब्दों में सही तरीके से आप ऑडियंस तक पहुंचा सके। नेक्स्ट है कर्टेसी, यानी बिल्कुल विनम्रता के साथ आप जो भी अपनी बात बोलना चाह रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल विद ऑल रिस्पेक्ट ऑडियंस तक पहुंचा पाए। नेक्स्ट है करेक्टनेस, यानी जो चीज आप बोलना चाह रहे हैं, जिस भी मुद्दे पे आप बात करना चाह रहे हैं, अपने मुद्दे को बिल्कुल सही तरीके से डिलीवर करने के लिए आप उसमें बहुत सारे डेटा, चार्ट्स, इंफॉर्मेशन, ग्राफ, इनका यूज भी कर सकते हैं। ये हमारे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। ठीक है, तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? हमने बात करी व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम कैसे एज एन आर्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं बैरियर की। अब कम्युनिकेशन में हमने ये तो बात की कि हमारा कम्युनिकेशन कैसे बेहतर हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं? वो बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं, जैसे कि जो हमारा वक्ता है उसकी अपनी पर्सनल का कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कि हो सकता है कुछ लोगों को स्टैमरिंग का इशू होता है, कुछ लोगों का लिपसिंग का इशू होता है, कुछ लोगों को कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से अपनी बात बढ़िया तरीके से नहीं कह पाते। दूसरा है एम्बिग्यूटी ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, जो शब्द आप बोलना चाह रहे हैं उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, उसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको नहीं आती, उसमें आपको कुछ दुविधा हो सकती है। इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटी है वही जिसको अगर बोलने में ही कोई दिक्कत है, अगर किसको तुतलाने का इशू है, हकलाने का इशू है, या कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बोलते वक्त थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है कि जो आपका सेंडर है या जो स्पीकर है वो साइकोलॉजिकली अनफिट है उस समय कम्युनिकेट करने के लिए। उसके अलावा हमारा बाईपासिंग हो सकती है, यानी जो बात कहना चाह रहे हैं वो आपके रिसीवर तक या आपकी ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पा रही, वहां तक कहीं और ही चली जा रही है। कल्चरल भी हो सकते हैं, यानी आप कैसे लोगों के बीच, कैसे ग्रुप ऑफ पीपल या उनका कल्चर कैसा है उनके अनुसार आप नहीं देख पा रहे ऑडियंस को। फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज, यानी वक्ता को, स्पीकर को ये डर है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो कई बार होता है ना, स्टूडेंट्स ठीक से नहीं बोल पाते क्योंकि उनके लगता है बच्चे मजाक उड़ाएंगे, उनकी बात को नहीं समझेंगे। जेंडर का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों के बीच या दिमाग में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो जेंडर को लेके भी लोग बायस होते हैं। फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि जो आपका स्पीकर हो या जो बोलने वाला व्यक्ति हो उसको फिजिकल कोई इशू हो। ऑर्गेनाइजेशनल इशू हो सकता है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ही सही तरीके से बढ़िया नहीं है, यानी उसमें जो लोग हैं, वर्कर या जो भी उसमें काम करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कि सुपरवाइजर, जेई, एई, उनका ठीक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बनाया गया, तो वो कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यूनिट नंबर 3 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए इसमें ना आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या मकसद है, ताकि आपको किसी दिए गए कंटेंट को, अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें, इसलिए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यानी आपको कोई भी पैराग्राफ या कोई भी ऐसा टॉपिक दिया होगा जिसको आप ठीक से पढ़ें, उसको समझें कि जो आपका सेंडर है, जो भी कहने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए आपको रिटर्न में आपको कोई पैराग्राफ दिया गया,
जो किसी ऑथर ने, राइटर ने लिखा है, तो राइटर क्या कहना चाहता है उस पैराग्राफ के माध्यम से आपको पता होना चाहिए। क्या बात उसमें कही जा रही है, यानी मैसेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैसेज आपको पता होना चाहिए कि जो मैसेज दिया गया है उसका क्या उद्देश्य है, किस संदर्भ में बात हो रही है, आप उसका मीनिंग, आप उसका मतलब समझ पाए, ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत ही आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारी बहुत सारी चीज आती है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो दिया गया है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे रीडिंग पैसेज आपको दिया गया है, जिनमें से एक पैसेज मैंने लिया है जो कि है द सीक्रेट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ वर्क में आपको पैराग्राफ दिया गया है। तो कॉम्प्रिहेंशन का सिंपल सा फंडा मैं आपको बताई दे देती हूँ। जो भी पैराग्राफ आपको दिया हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको जो पैराग्राफ दिया गया आप उसको पहले बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट होता है केयरफुल रीडिंग। क्योंकि यहाँ रिटन कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो आपको जो भी टॉपिक दिया गया, जो भी पैराग्राफ है, उसको ध्यान से आप पढ़ें, उसमें समझे कि राइटर या ऑथर जो है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, यानी क्या इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाह रहा है, या कह लीजिए उसका कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैसेज क्या है, वो किस संदर्भ में बात कर रहा है, ये आपको समझना चाहिए। और उससे क्या कंक्लूजन आप निकल पा रहे हैं ये भी समझिए। यानी कुल मिला के पैराग्राफ रीड करा तो उसमें ये समझिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस संदर्भ में बात की जा रही है, और उसमें वो क्या संदेश, क्या इंफॉर्मेशन, क्या मोरल आपको देना चाह रहा है, वो आप समझ पाए। तो इस तरीके से पैराग्राफ आपको दिया होगा, और पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए होंगे, जैसे व्हाट आर 3 काइंड्स ऑफ हेल्प, की 3 मदद क्या हो सकती है, हु इज द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन, कौन बहुत ज्यादा संतुष्ट आदमी है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हेल्प वी कैन डू टू अदर्स, हम लोगों की क्या सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं, हाउ इग्नोरेंस कैन बी रिमूव फ्रॉम द ह्यूमन लाइफ, कैसे हम इग्नोरेंस को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है सीक्रेट ऑफ वर्क, यानी जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कैसे आपको लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, कैसे उनकी मदद करनी चाहिए, कैसे आप इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी का रोल प्ले आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे पैराग्राफ या पैसेज आपको दिए गए हो सकते हैं। तो उसमें केवल इतना ही है, आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ें, समझे किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, और उसका मोरल जो है, इसका मैसेज इंफॉर्मेशन वो समझ पाए। ठीक है। उसके बाद हमारा 4th यूनिट आ जाता है जो कि है फॉर्मल रिटन स्किल्स। यूनिट 4 हमारी आ जाती है फॉर्मल रिटन स्किल्स। फॉर्मल रिटन स्किल्स, ये कह लीजिए प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है। मोस्टली जब हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी इंडस्ट्री की, तो वहां पर हमारे रिटन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है किसी कंपनी, इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारा रिटन फॉर्म में ही किया जाता है। तो रिटन कम्युनिकेशन जो है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन के समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, एप्लीकेशन टू लाइब्रेरियन। इसी तरीके से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जब आप शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, तो कुछ बिजनेस लेटर्स या कह लीजिए फॉर्मल लेटर्स हैं, वो भी आपको ड्राफ्ट करने आने चाहिए। जैसे यहाँ पर सिंपल एक लीव एप्लीकेशन दिखाई गई है जो कि प्रिंसिपल को आपने एड्रेस की है। तो यहाँ पर सही तरीका जो होता है, जब भी आप एप्लीकेशन या कोई फॉर्मल लेटर लिखते हो, तो आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि आप जिस भी हायर अथॉरिटी को एप्लीकेशन या लेटर लिख रहे होते हैं तो उसे रेस्पेक्टफुल वे में आपको बात करनी है। साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्ट होगा वो 1 लाइन में आप उसको एक्सप्रेस कर पाए, और आपकी जो मैसेज बॉडी हो वो प्रीसाइज हो, यानी उसमें सिंपल और रेस्पेक्टफुल वर्ड्स का आपको यूज करना है, और आपका जो मैसेज हो वो बिल्कुल अप टू कॉन्टेक्स्ट हो। तो यहाँ पर दिखाया गया, ये आपने इस तरह की एप्लीकेशन जरूर लिखी भी होगी। तो आप देख रहे हैं पहले 2 करके प्रिंसिपल का नेम और आपके स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट आपने लिखा है, और फिर आप सैल्यूटेशन लिख रहे हैं, रेस्पेक्टेड सर और मैम, फिर आप लिख रहे हैं कि आपकी जो मैसेज बॉडी है वो आपने लिखना शुरू किया, और लास्ट में आप थैंकफुल जो जेस्चर है वो पे कर रहे हैं, और लास्ट में अपनी डिटेल यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसी तरीके से ईमेल राइटिंग में यहाँ पर ये जो दिखाया गया था एप्लीकेशन, इसी तरीके से एप्लीकेशन आपको लाइब्रेरियन के लिए भी लिखनी होती है। तो सेम प्रिंसिपल की जगह क्या आ जाएगा, लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल का या कॉलेज का नेम लिखेंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका लाइब्रेरी कार्ड खो गया है और आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन का टाइम आ गया, और आप लाइब्रेरी कार्ड आपका खो जाने की वजह से बुक इशू नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे, लाइब्रेरियन को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि भाई मेरा जो लाइब्रेरी कार्ड है वो खो गया और डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड मुझे बनाकर दे दे। सिमिलरली ऑफिशियल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ईमेल।
ईमेल का पूरा मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी हम जब क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू अपनी चीजें कन्वे करते हैं, वो हमारे कहलाता है ईमेल। ईमेल में जो होता है, ईमेल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ईमेल हम ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनली यूज करते हैं। ईमेल में हमारा पहला होता है ईमेल एड्रेस, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप डालते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है हम उस ईमेल की कॉपी भी आपको भेजते हैं, तो अगर आप कभी ईमेल भेजकर देखेंगे तो नीचे लिखा आता है सीसी यानी कार्बन कॉपी, यानी जब सेम मेल आप एक से ज्यादा कैंडिडेट को भी भेजना चाहते हो, उसकी कॉपी यानी प्रतिलिपि आप भेजना चाहते हो, तो वो यहाँ पर होता है हमारा ऑप्शन, यहाँ पर अभी नहीं दिखाया गया फॉर सिंपल फॉर्मेट। तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस आपका आता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको सबसे पहले लिखना होता है। अब जिस चीज के बारे में, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर आता है। फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है आप जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, डियर सर और मैम, रेस्पेक्टेड सर और मैम जो लिखते हैं वो सैल्यूटेशन के अंदर आता है। फिर आपका आता है बॉडी ऑफ ईमेल, जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी आपका मैसेज है वो बॉडी ऑफ द ईमेल में आता है। इंट्रोडक्शन, आप अपनी प्रॉब्लम उनसे बताते हैं और जो मैटर है उसको कई बार ब्रीफ में भी समझाना पड़ता है, तो वो यहाँ पर लिखा जाता है। और लास्ट में आप अपनी प्रॉब्लम को कंक्लूड करते हुए लास्ट में कटियस लीव टेकिंग क्लोजिंग, जैसे कि थैंक यू, थैंकफुली, ऐसा कुछ आप लिखते हैं। और लास्ट में नेम, डेजिग्नेशन और अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल मेंशन करते हैं। हालांकि ईमेल बॉडी जो होती है बहुत ज्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए, यानी कम शब्दों में आप अपने इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझा पाए। इसी तरीके से हमारे होते हैं नोटिस। नोटिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहां पर आपको सभी वर्कर, सभी लोगों को बताने के लिए नोटिस की जरूरत होती है, जिसमें आप एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ मेंबर्स या ग्रुप ऑफ वर्कर्स को एक सामान्य जो जानकारी है वो सभी को शेयर करते हैं, वो हमारी नोटिस कहलाती है। तो नोटिस का एक फॉर्मेट यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले नोटिस की खासियत यह है कि ऊपर लिखा जाता है नोटिस, तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या कॉलेज की बात करें वहां पर उसका नाम और नीचे लिखा होता है नोटिस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है राइट द वर्ड नोटिस हेयर, राइट द डेट, जिस डेट पर आपने नोटिस निकाला है वो लिखा जाता है। और आप सबसे ऊपर देख रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या ऑफिस का नेम लिखा होता है। उसके बाद हेडिंग या सब्जेक्ट, यानी आपका जो नोटिस है वो किसके रिगार्डिंग है। जैसे यहाँ पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन का एक नोटिस निकाला गया है। और बाद में आपकी आती है मैसेज बॉडी, यानी जो भी आपका मेन कंटेंट होगा वो इसके अंदर होगा। और नीचे जिसने नोटिस निकाला है उसका नाम, डेजिग्नेशन और उसकी डिटेल मेंशन हो जाती है। तो ये हमारा होता है नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग जो है कई तरीके से की जा सकती है। यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर भी दिखाया गया है। हमने देखा कि कुछ जगह जहां हम रिक्वेस्ट करते हैं वहां हम कम्युनिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, बट इन द केस ऑफ प्रोफेशनल एरेना और इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल एरेना हम क्या करते हैं, लेटर्स के माध्यम से भी कम्युनिकेशन करते हैं। और इस तरह के लेटर्स जो होते हैं नॉर्मली कैसे होते हैं, फॉर्मल लेटर्स ही होते हैं। तो फॉर्मल लेटर या इनको बिजनेस लेटर भी कहते हैं। तो फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले जो सेंडर होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना डिटेल, अपने एड्रेस या अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम सबसे ऊपर मेंशन करता है। उसके बाद डेट जो होती है, जिस डेट पर लेटर लिखा जा रहा है वो जरूर मेंशन होता है। और फिर नीचे आता है सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग। जब भी आप किसी सेम डेजिग्नेशन या हायर डेजिग्नेशन के व्यक्ति से बात करते हो तो डियर सर और मैम से स्टार्ट करते हो। फिर आपकी मैसेज बॉडी यानी मेन सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो प्रीसाइज वे में। यहाँ तो बहुत लंबा दिखाया गया, कोशिश की जाती है कि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगल लाइन में ही एक्सप्रेस कर दिया जाए। फिर उसके बाद मेन जो कंटेंट होता है यानी मैसेज बॉडी जो होती है वो आपकी लिखी जाती है। और लास्ट में क्लोजिंग लाइन आप लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि रेस्पेक्टफुली, सिंसियरली, इस तरीके के वर्ड आप यूज करते हैं, फेथफुली। और लास्ट में फिर सिग्नेचर भी किए जाते हैं टू गिव अ फॉर्मल टच। इसी तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में आप जेई की पोस्ट पर जाएंगे तो वहां पर हमें अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई गई है जो कि कैंप को लेकर है, एनएसएस कैंप को लेकर। तो एनएसएस कैंप को लेकर एक रिपोर्ट बनाई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया कि जो टाइटल है रिपोर्ट का, यानी आप जो रिपोर्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो वो किस संदर्भ में कर रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, उसका टाइटल आप मेंशन करेंगे। किसने रिपोर्ट सबमिट की है, रिपोर्ट सबमिटर का जो नेम होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद डेजिग्नेशन और फिर प्लेस और डेट। लास्ट में जो रिपोर्ट होती है उसके बारे में सारी जानकारी दी जाती है। रिपोर्ट जो होती है वो सिंगल पेज भी हो सकती है, मल्टी पेजेस की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट लिख रहे हैं। रिपोर्ट जो है अगर छोटी रिपोर्ट लिखी जाए जिसमें सारी चीजें आप कॉन्साइज वे में लिख रहे हैं, या फिर डिटेल्ड रिपोर्ट भी हो सकती है जो कि कई पन्नों की भी हो सकती है, यानी बहुत बड़ी फाइल भी हो सकती है। तो नॉर्मली जब हम फॉर्मल रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट भी कैसी होनी चाहिए, हमारी प्रिसाइज होनी चाहिए, जिसमें हम क्या कर सकें, एक ही पैराग्राफ में सारी चीजों को डिटेल में बता सके। नेक्स्ट जाता है हमारे यूनिट नंबर 5।
यूनिट नंबर 5 हमारी संबंधित है सिंपल ग्रामर पोर्शन से। तो ग्रामर पोर्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप रिटन कम्युनिकेशन की बात करें या आप ओरल कम्युनिकेशन की बात करें, यानी वर्बल कम्युनिकेशन हो या रिटन कम्युनिकेशन हो, अगर आपका वोकैबुलरी और ग्रामर अच्छा नहीं है तो आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो वोकैबुलरी एंड ग्रामर आपको 5 मिनट में पढ़ना है। हालांकि ये जो पोर्शन है आप काफी लंबे समय तक पढ़ते आ रहे हैं, आपने 6th 5th 6th से हम ग्रामर पढ़ना शुरू कर देते हैं और ग्रामर में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ग्रामर में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती है हमारी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हमारे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। आप जब भी कोई रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, ओरल कम्युनिकेशन की बात करें, तो आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप कैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं। तो आपको अपनी टाइप ऑफ ऑडियंस के अकॉर्डिंग वैसे ही वर्ड्स का यूज करना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कैसी है और आप उसके अनुसार ही वैसे शब्दों का यूज करें। अगर आपके वर्ड्स इफेक्टिव नहीं होंगे तो आपका कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव नहीं होगा। और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बढ़िया हो। और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आप कैसे करेंगे? जब आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग हो। वोकैबुलरी का मतलब है शब्दकोश, यानी आपको शब्दों का सही अर्थ पता होना चाहिए और उनके एंटोनियम सिनोनियम भी पता होने चाहिए। तो इसमें हमारे आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम आते हैं, सिनोनियम आते हैं। तो यहाँ पर कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिखाए गए हैं, आपके बुक्स में भी मेंशन होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जब हम एक लाइन के बदले एक सिंगल वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा मैसेज बॉडी जो होनी चाहिए प्रिसाइज होनी चाहिए, यानी आप कम शब्दों में अपनी बात के सार को अच्छे तरीके से समझा सके। तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से हमारे फिर आ जाते हैं डिफरेंट ईडियम और फ्रेजेस। कई बार वर्बल कम्युनिकेशन में और रिटन कम्युनिकेशन में अपनी बात को बेहतर और इफेक्टिव तरीके से समझाने के लिए हम बहुत सारे कॉमनली नोन ईडियम और फ्रेजेस का यूज करते हैं। कहावतें और मुहावरे जो होते हैं उनका हम यूज करते हैं। तो कुछ ईडियम और फ्रेजेस हैं जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आपके अगर सिलेबस की बात करें, प्रिसाइज कुछ भी ईडियम और फ्रेजेस नहीं दिए गए, आप जितने ज्यादा पढ़ सकते हैं उतने ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी तरीके से एंटोनियम भी आपको पता होना चाहिए। एंटोनियम और सिनोनियम भी वोकैबुलरी के पार्ट होते हैं। तो बहुत सारे एंटोनियम और सिनोनियम आपको पता होना चाहिए। एंटोनियम का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि विपरीत अर्थ रखते हैं, यानी अपोजिट मीनिंग रखते हैं। और सिनोनियम का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो कि सेम मीनिंग रखते हैं। क्लियर? अब इसमें लास्ट हमारा जो आ जाता है रिमूवल ऑफ टू। हालांकि इसमें टेंसेस भी आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं। अगर मैं कहूँ टेंसेस की बात तो 12 टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर इसमें भी बहुत सारे हमारे कंटिन्यूअस आ जाते हैं, सिंपल टेंस, परफेक्ट टेंस। तो 12 टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो टेंसेस का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, टेंसेस के रूल्स आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है रिटन और वर्बल बढ़िया से आपका हो जाए। इसके अलावा एक्टिव पैसिव भी इसमें आ जाते हैं। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच जो है आपकी डायरेक्ट फॉर्मेट में है या इनडायरेक्ट फॉर्मेट में है। तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टेंसेस सभी इसी में आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक जो आपका इस यूनिट का है वो है रिमूवल ऑफ टू, यानी आप जब टू शब्द का प्रयोग करते हैं। रिमूवल ऑफ टू जो होता है इसको हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। टू का प्रयोग जो है पॉजिटिव सेंस में होता है और इससे बनने वाले सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन कब कर सकते हैं? जब हम इसे नेगेटिव अप्रोच के साथ लिखें। इसमें रूल यहाँ पर दिए गए हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, 2 एग्जाम्पल। जैसे पहले एग्जाम्पल है यू आर टू लेजी टू वॉक, यानी आप इतने लेजी हैं, इतने आलसी हैं कि आप चल भी नहीं पा रहे हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसमें टू का रिमूव कैसे करेंगे? तो इसे लिखेंगे यू आर सो लेजी। यहाँ पे रूल्स में भी दिखाया गया कि आप सो के साथ अगर आप नेगेटिव अप्रोच का यूज करें तो आप इसको टू को रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है टू की जगह क्या आ गया? सो। यू आर सो लेजी दैट का भी यूज होता है और फिर नेगेटिव यानी नोट का यूज करके यू कैन नॉट वॉक। सेकंड सेंटेंस दिया गया है ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन, यानी वो इतना लेट हो गया कि वो ट्रेन पकड़ ही नहीं पाया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ही वॉज सो लेट दैट ही डिड नॉट कैच द ट्रेन। मैंने वही जो हिंदी में बोला उसी को ट्रांसलेट करके हमने यहाँ पर लिखा कि वो इतना लेट हो गया था कि वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया। तो हमने क्या करा? टू को रिमूव करके सो दैट लगाया और यहाँ डिड नॉट लगा के यानी नेगेटिव वर्ड का यूज करके इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो हम किसी भी सेंटेंस पे टू वर्ड को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके
5 यूनिट्स है जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, एंटोनियम, सिनोनियम, ये आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को जो 5 की 5 यूनिट है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, ग्रामर पोर्शन की भी बात करें बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा लर्निंग करेंगे, आपका सब्जेक्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। तो आई होप आप सभी बच्चों को अब इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा कि आपके एग्जामिनेशन में बैक नहीं आएगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट में स्कोर कर पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।